अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक फ़ैसला तो सुना दिया गया और ये असूल भी तय कर लिया गया कि अब आइंदा सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमात की समाअत के लिए 3 रुकनी कमेटी ये डिसाइड करेगी कि कौन सा बेंच बैठेगा, कौन सा मामला अज खुद नोटिस उस पर लिया जाएगा और किस 184(3) के केस को टेकअप किया जाएगा। अब फ़ैसला आ चुका है और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो हम ख्याल ग्रुप है उसकी सोच प्रिवेल कर गई है और जो कानून है वो अब अपनी जगह पर बरकरार है। मगर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो दरख्वास्तें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा हैं, एक तवील अरसे से आप कह सकते हैं जो फ़ौजी अदालतों का मामला है वो पेंडिंग पड़ा है। आम इंतखाबात का मामला, उस पर चीफ जस्टिस खुद कह चुके हैं कि वो एक इंतहाई अहम मामला है और जो प्रायोरिटी है वो इंतखाबात के केस की है। उसके बाद फिर दीगर मामलात हैं जिनमें टैक्स और ज़मानत के मुकदमात हैं और उसके अलावा दीगर कई अहम दरख्वास्तें हैं। अब एक डेवलपमेंट ये हुई है कि फ़ौजी अदालतों के मामले पर कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि शायद जो 102 या 103 अफराद हैं जो ज़ेर हिरासत हैं फ़ौज के पास हैं, उनके मिलिट्री ट्रायल शुरू हो चुके हैं और ये सिविलियंस हैं। आपको याद होगा जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की कोर्ट के अंदर ये मामला भी ज़ेर बहस आया, मगर बदकिस्मती के साथ वो इस मामले को कंक्लूड ना कर सके। एक बात हुई थी उस समाअत के दौरान जब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने अदालत को ये अश्योरेंस दी थी कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल उस वक्त तक नहीं होगा फ़ौजी अदालतों में जब तक ये केस कंक्लूड नहीं हो जाता। बहरहाल अब उसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि शुएब शाहीन साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा हैं, एक वकील हैं, उन्होंने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान को एक ख़त लिखा है और उस ख़त का बेसिकली लुबे लुबाब ये है कि आपने अश्योरेंस दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और अब आपकी अश्योरेंस के बावजूद जो ट्रायल है वो बताया जा रहा है कि शुरू कर दिया गया है। तो उस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह करें। जो लेटर उन्होंने लिखा है, अगर मैं आपको थोड़ा सा उसका बता दूं कि उन्होंने ये रेफरेंस दिया है इस लेटर के अंदर 3 अगस्त 2023 के उस अदालती फ़ैसले का, जिसमें मुख्तलिफ जो आइनी दरख्वास्तें दायर की गई थी। आपको याद होगा एतजाज़ एहसन, लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा, ये तमाम वकला पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में और इन्होंने मुखालफत की थी सिविलियन ट्रायल की। और ये यहाँ पर जो शुएब शाहीन साहब हैं वो ये बता रहे हैं कि आपने 3/8/2023 को अदालत के सामने ये कहा था हुकूमत से हिदायत लेने के बाद कि जब तक जो मामला है ज़ेर समाअत है किसी भी सिविलियन का ट्रायल नहीं होगा। और उसके बावजूद उन्होंने कहा कि क्लियर अंडरटेकिंग और एश्योरेंस के बावजूद जो आपने वफाकी हुकूमत से और जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं उनसे लेने के बाद अदालत में एक बात कही, एक यकीन दहानी कराई, उसके बावजूद जो सिविलियंस मुख्तलिफ़ शहरों में ज़ेर हिरासत हैं फ़ौज के, यानी कोहाट में, मालाकंड में और पेशावर वग़ैरह में, वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ जो ट्रायल है वो शुरू हो चुका है, जो कि उस अंडरटेकिंग के ख़िलाफ़ है जो आपने अदालत के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने दी थी। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये वाज़ेह तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, यानी तौहीन अदालत है उस अदालती फ़ैसले की जो 3 अगस्त 2023 को जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में एक बेंच ने दिया। और अब इन व्यू ऑफ द अबव वो ये कह रहे हैं कि यू आर हेयर बाय रिक्वेस्टेड टू इन्फॉर्म द कंसर्न क्वार्टर्स एंड द अथॉरिटीज़ टू ऑनर द अंडरटेकिंग एंड इम्प्लीमेंट द ऑर्डर डेटेड 3/8/2023 इन इट्स ट्रू लेटर एंड स्पिरिट एंड नॉट टू कमेंस ट्रायल एज़ पर अंडरटेकिंग एंड द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि अब आपको चाहिए कि आप कंसर्न क्वार्टर्स जो हैं, यानी जो मुतलका इदारे हैं, उनको और अपनी जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, उनको इस बात की याद दहानी कराएं कि आपने अदालत में एक अंडरटेकिंग दी हुई है, अदालत में आपने ये बयान दिया हुआ है कि किसी का ट्रायल नहीं होगा और अगर ऐसा हो रहा है तो उन ट्रायल्स को फौरी तौर पर रोका जाए, वगरना इसको तौहीन अदालत समझा जाएगा। और ऑब्वियसली इसके बाद जो उनके पास रास्ता बचता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, अगर उनको ये मालूम हो जाता है हतमी तौर पर कि बाकायदा ट्रायल शुरू कर दिए गए हैं उन सिविलियंस के जो कि इस वक्त फ़ौज के पास ज़ेर हिरासत हैं, उसके अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं आर्टिकल 204 के तहत,
जिसमें वो ये मुतालबा कर सकते हैं अदालत से कि आप अपने अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद करवाएं। अगर आपके फ़ैसले पर अमल दरामद ना करते हुए मुतलका हुकाम जो हैं या इदारे जो हैं या मुक़्तदर हल्के जो हैं, इस्टेब्लिशमेंट सीधी सी बात है, अगर वो आपके फ़ैसले पर अमल दरामद ना करते हुए उसकी खिलाफ वर्जी कर रही है तो फिर उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए जाएँ। यहाँ पर अब इम्तिहान है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का। सबसे पहले तो उनका इम्तिहान, जैसा कि मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया कि अब गुज़िश्ता रोज़ के उस मुख्तसर फ़ैसले के बाद 3 रुकनी कमेटी के कंधे पर एक भारी ज़िम्मेदारी आन पहुंची है, क्योंकि जो गुज़िश्ता वीडियो थी उसमें हमने फोकस किया नैब तरामीम केस को, और मैं गुज़िश्ता वीडियो में ये बताना भूल गया कि और भी कई ऐसे फ़ैसले हैं जिनके ख़िलाफ़ अपील का हक़ अब अपेरेंटली मिल चुका है मुख्तलिफ़ लोगों को, जिनके अगेंस्ट ऑब्वियसली ये फ़ैसले आए हैं। एक तो फ़ैसला है जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था, और जो बेंच था वो था जस्टिस उमर अताब बंदयाल, जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल। उस बेंच ने उस कानून को कलअदम करार दे दिया था, जिसमें समहाउ तकरीबन वही बातें थीं जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में थीं। बहरहाल वो जो कानून था वो सिर्फ 184(3) से मुतालिक था, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है ये 184(3) के अलावा भी ओवरऑल इसमें जो कमेटी तश्कील दी गई उसमें ये कहा गया कि वो कमेटी तमाम जो बेंचेस हैं उनकी तश्कील मुशावरत से करेगी। अब ये जो दूसरा कानून था सुप्रीम कोर्ट जो माज़रत चाहता हूँ रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023, इसमें कुछ ओवरलैपिंग थी चीज़ें। बहरहाल अदालत ने उसको कलअदम करार दे दिया। उसके अगेंस्ट रिव्यू की रेमेडी दस्तयाब थी हुकूमत के पास, मगर अब गुज़िश्ता फ़ैसले के बाद, गुज़िश्ता रोज़ के फ़ैसले के बाद उनको अपील का हक़ भी मिल चुका है, और अब वो उसमें अगर अपील दायर करेंगे तो ऑब्वियसली जस्टिस उमर अताब बंदयाल तो पहले बेंच में नहीं है, और जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर क्योंकि पहले फ़ैसला सुना चुके हैं, तो अब एक ऐसा बेंच बनेगा जिसमें ये दोनों हजरात शामिल नहीं होंगे, और अब एक लार्जर बेंच बनेगा। और फिर अगर वो लार्जर बेंच जो है वो उन जजेस पर मुश्तमिल होता है जिन जजेस ने गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हक़ में अपनी राय दी है, तो फिर हम ये नतीजा अख़ज़ करने में गलत नहीं होंगे फ़ैसला आने से पहले कि फ़ैसला क्या होगा। और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद फिर जो अपील का हक़ है वो तो उस कानून में भी दिया गया है, और माजी से इतलाक़ का मामला फिर ज़ेर बहस आएगा। मगर जहाँ तक बात है अदालती फ़ैसले के बाद, जो गुज़िश्ता अदालती फ़ैसला उसके बाद जो सबसे अहम केस है, एक तो ऑडियो लीक्स केस है, वो भी इस वक्त ज़ेरे इल्तवा है। जो रिव्यू है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। आपको याद होगा एक ऑडियो लीक्स कमीशन बनाया था गुज़िश्ता हुकूमत ने, PDM हुकूमत ने, और उस ऑडियो लीक्स कमीशन की सरबराही दी थी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जो कि उस वक्त सीनियर प्यूनी जज थे, और उनके साथ जस्टिस आमिर फ़ारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस और जस्टिस नईम अफ़गान बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस मेंबर्स थे। और ये 3 रुकनी जो कमीशन है इसका मकसद ये था कि जो मुबैना ऑडियो लीक्स एक इंडिबेल नामी अकाउंट से ट्विटर पर जारी की गई, जिनमें साबिक़ चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की खुशदामन यानी उनकी सास की भी एक ऑडियो थी ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया के साथ, और इसी तरह एक ऑडियो अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब की और जो ख्वाजा तारिक रहीम है उनके दरमियान थी, और इसी तरह एक ऑडियो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की थी सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी साहब के साथ, जिसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की भी आवाज़ सुनाई देती है। और इसी तरह कई और ऑडियोज़ थी। उनकी तहकीकात के लिए एक कमीशन तश्कील दिया उस वक्त की हुकूमत ने जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब को नज़रअंदाज करते हुए, जो जबकि वो उस वक्त चीफ़ जस्टिस थे। और जब भी जुडिशल कमीशन कायम किए जाते हैं चीफ़ जस्टिस की जो मर्ज़ी होती है उसमें शामिल होती है, मर्ज़ी नहीं बल्कि चीफ़ जस्टिस के गो अहेड के बाद ही ये कमीशन तश्कील पाते हैं, मगर उस वक्त ऐसा नहीं हुआ। उनको बिल्कुल ही सुपरसीड किया गया और ये कमीशन तश्कील दे दिया गया, और सोने पे सुहागा के कमीशन ने चीफ़ जस्टिस को बताए बगैर इजलास भी बुला लिया। बहरहाल वो बात अलग है। अब हुआ ये कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने उस कमीशन को काम करने से रोक दिया, और जब उन्होंने कमीशन को काम करने से रोका तो उस वक्त की हुकूमत ने जो 5 रुकनी लार्जर बेंच था
उसमें से 3 फाजिल जजेस पर एतराज़ उठा दिए। उन 3 जजेस में जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब ख़ुद थे, जस्टिस इजाज़ुल एहसन थे और जस्टिस मुनीब अख्तर थे। और एतराज़ ये था कि ये तीनों जजेस साहिबान जो हैं ये केस नहीं सुन सकते ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्तों पर, क्योंकि इन तीनों की ऑडियोज़ जो हैं या इन तीनों से मुतल्लिका ऑडियोज़ जो हैं वो इस वक्त ज़ेर बहस हैं और उन पर ही ये कमीशन तश्कील पाया है। ताहम जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब ने उनके एतराज़ात पर फ़ैसला महफूज किया और वो फ़ैसला एक तवील अरसा तक महफूज रखा गया और अपनी रिटायरमेंट से चंद रोज़ कबल उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया, जिसमें आपको याद होगा उन्होंने इंतखाबात केस का भी भरपूर तरीके से दिफा किया और किस तरह हुकूमत की जानिब से महाजराई अपनाई गई, महाजराई की गई अदालत के साथ, उसको उन्होंने डिफ़ाइन किया और फाइनली उन्होंने जो एतराज़ात थे उनको मुस्तरद कर दिया जो उस बेंच पर उठाए गए थे। उन्होंने कहा था कि जब जज ख़ुद नहीं चाहता बेंच से उठना तो कोई उसको मजबूर नहीं कर सकता। अब उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो ऑडियो लीक्स कमीशन केस में अदालत ने दिया था उसके ख़िलाफ़ भी अपील का हक़ मिल चुका है। अब अगर उस पर अपील का हक़ मिला है तो क्या जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा उस कमेटी में बैठेंगे जब बेंच की तश्कील का मामला आएगा, क्योंकि वो कमीशन जो है वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की ही सरबराही में था, तो यहाँ पर मफादात का टकराव भी तसव्वुर किया जा सकता है। इसी तरह नैब तरमीम केस जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस है, क्योंकि जाते जाते जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब ने शरीफ ख़ानदान के ऊपर एक और पहाड़ गिराया था, एक बम गिराया था, वो था नैब तरमीम केस, जिसमें नैब तरमीम जो की गई PDM हुकूमत ने इक़्तिदार के में आने के फ़ौरन बाद, जिसके बाद नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, हमज़ा शहबाज, आसिफ अली ज़रदारी और कई लोग शाहिद खाकान अब्बासी समेत उनके मुकदमात ख़त्म हो गए थे। इमरान खान साहब ने इस कानून को, इन तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने तवील समातों के बाद बिल आखिर इन तरामीम को कलअदम करार दे दिया और कलअदम करार देने के साथ नैब को ये हिदायत की कि 1 हफ़्ते के अंदर तमाम तर जो रेफरेंसेस हैं उनको खोला जाए और जो रिकॉर्ड है वो एहतसाब अदालतों को, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स और मुतल्लिका कोर्ट्स को फ्राहम किया जाए। बहरहाल अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद हो गया और रिकॉर्ड भी फ्राहम कर दिया गया और उसके बाद हमारी इतलात के मुताबिक जो रेफरेंसेस पर काम है वो भी शुरू हो चुका। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो गुज़िश्ता रोज़ फ़ैसला दिया है उसके बाद, क्योंकि पहले रिव्यू की रेमेडी बेशक दस्तयाब थी, रिव्यू में भी जहाँ तक मेरी दानिस्त है अगर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा उस कानून को बरकरार रखना चाहते, उन तरामीम को बरकरार रखना चाहते तो उनके पास रिव्यू में भी काफ़ी स्कोप था। वजह उसकी ये है कि जस्टिस उमरताब बंदयाल, जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने वो केस सुना जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तिलाफी नोट लिखा और उन्होंने कहा कि ये कानून, ये तरामीम जो हैं ये करना सुप्रीम पार्लिमान का इख्तियार है, हमें उसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए। जस्टिस उमरताब बंदयाल और जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने उन्हें आइन से मुतसादिम करार देते हुए कलअदम करार दे दिया। अब जस्टिस उमरताब बंदयाल रिटायर हो चुके हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह उस पर पहले इख्तिलाफी राय दे चुके हैं, पीछे बचे जस्टिस इजाज़ुल एहसन। तो अब अगर रिव्यू पिटिशन भी लेट से फ़ाइल होती है और अपील का हक़ नहीं भी मिलता तो फिर जो 3 रुकनी बेंच दोबारा बैठेगा उसमें ऑब्वियसली पहले कलअदम करार देने वाले 2 जजेस में से सिर्फ जस्टिस इजाज़ुल एहसन होंगे और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह पहले उसमें इख्तिलाफी नोट लिख चुके हैं, यानी उनका फ़ैसला पहले से ही मौजूद है। उसके बाद एक और जज को ऐड किया जाएगा। अब वो जज कौन होगा? जब वो जज अगर उन जजेस में शुमार उसका होता है जिसने गुज़िश्ता रोज़ अदालती जो फ़ैसला आया है उस फ़ैसले के अंदर जो कानून है उसको दुरुस्त तस्लीम कर लिया है, अगर उनमें से किसी जज को शामिल किया जाता है तो ऑब्वियसली क्योंकि केसेस मिलते जुलते हैं, वहाँ पर भी पार्लिमान का इख्तियार था, यहाँ पर भी पार्लिमान का इख्तियार है और वहाँ पर भी तरमीम की गई थी, जो नैब कानून है उसमें यहाँ पर एक एक्ट बनाया गया था। अब अगर ऐसा होता है तो रिव्यू में भी ये जो फ़ैसला है नैब तरमीम को कलअदम करार देने का ये रिकॉल हो सकता है। अदरवाइज़ अगर अपील का हक़ अब क्योंकि मिल चुका है तो एक लार्जर बेंच बैठेगा तो उसमें ज़्यादा वाज़ेह तौर पर चीज़ें खुल कर आएंगी और कुछ नई चीज़ें भी उसमें ऐड होंगी। एक चीज़ ये होगी कि अब अपील के अंदर पहले वाले कोई भी जज शामिल नहीं होंगे, तमाम जजेस नए होंगे, नए और फ्रेश माइंड्स के साथ इस केस को टेकअप करेंगे और फिर ऑब्वियसली उस पर
अपनी राय देंगे और उसमें भी तफरीक हो सकती है, मगर उससे पहले इम्तिहान होगा उस कमेटी का जिसने वो बेंच तश्कील देना होगा और वो मालूम हो जाएगा। आज एक वकील साहब से बात हो रही थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बड़े सीनियर वकील हैं, वो भी यही कह रहे थे कि अब तो वाज़ेह हो चुका है कि कौन किधर है और कौन किधर नहीं है। और बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि अब जजेस के बारे में बदकिस्मती के साथ उन्होंने कहा कि ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि ये जज क्या फ़ैसला देंगे, जो कि होना नहीं चाहिए। तो ये सूरत हाल है। इसके अलावा अब जो इमरान ख़ान साहब हैं, उन्होंने जेल से आज एक पैगाम दिया है। हो सकता है आप में से अक्सर ने वो पैगाम पढ़ा हो, मैं आपके सामने वो रख देता हूँ। लेकिन उस पैगाम से पहले मैं आपको, या उस पैगाम के ऊपर हम अलग से एक वीडियो कर लेंगे, मैं आपको ये बता दूं कि जो कानून जो गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने बरकरार रखा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, उसके बाद यानी सुप्रीम कोर्ट के अदालती फ़ैसले के बाद एक सबसे अहम दरख्वास्त 184(3) के दायरा इख्तियार इस्तेमाल करते हुए दायर हो चुकी है और वो दरख्वास्त जमात इस्लामी ने आज सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये बेसिकली बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के ख़िलाफ़ दरख्वास्त है और ये जमात इस्लामी के अमीर जो हैं सिराजुल हक साहब, उन्होंने दायर की है। इस दरख्वास्त के अंदर वफाक, नेपरा समेत दीगर जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, मुतलका इदारे हैं, वाटर एंड पावर का जो इदारा है, उनको फ़रीक बनाया गया है। ये कहा गया है इस दरख्वास्त के अंदर कि नेपरा बिजली टैरिफ का तयन नेपरा कानून के ख़िलाफ़ नहीं कर सकता। कम नर्ख पर बिजली फ्राहम न करना आइनी खिलाफ वर्जी है। एक तरफ माहाना बुनियादों पर बिजली के बिलों पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ टेक्सटाइल सनतें बिजली की कमी की मुश्किलात का सामना कर रही हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस खिलाफ एक कानून है। कानून बिल्कुल वाज़ेह है, नेपरा बतौर रेगुलेटर पॉलिसी नहीं बना सकता। इस वक्त निगरान हुकूमत है जो पॉलिसी फ़ैसले नहीं कर सकती। ऐसी सूरत हाल में अदलिया ही वाहिद इदारा है जो इस मामले पर नोटिस ले सकता है और मौसर इक़दामात उठाने का कह सकता है, फ़ैसले कर सकता है। तो अब क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जो कि कल तक चीनी की कीमतों पर अज़ खुद नोटिस और दीगर मामलात पर अज़ खुद नोटिस और 184(3) का दायरा इख्तियार इन्वोक करने पर तनकीद कर रहे थे अपने ही प्रेडेसेसर्स यानी सबका चीफ जस्टिस साहिबान पर, क्या अब वो 3 रुकनी कमेटी के फ़ैसले के बाद वही काम दोहराएंगे? ये अब हमें मालूम होगा कल या परसों जो नई काज लिस्ट जारी होगी 3 रुकनी कमेटी से मुशावरत के बाद, जिसमें पहले भी बहरहाल मुशावरत तो हो रही है मगर 184(3) के मुकदमात मुकर्रर नहीं किए जा रहे थे और वजह चीफ जस्टिस ने बताई थी यही कानून जिसके हवाले से कल फ़ैसला आया है। तो अब फ़ैसला भी आ चुका है, कानून भी बरकरार है। अब 184(3) के मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करने में कोई रुकावट हायल नहीं है। देखते हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा क्या करते हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।